अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने एंजाइम्स के चैप्टर को डिटेल से टॉपिक वाइज डिस्कस किया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो या इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू बायोलॉजी की बुक के जो एक्सरसाइजेज हैं इन चैप्टर्स की, उनकी डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हैं। आपको उन एक्सरसाइजेज में कोई प्रॉब्लम हो या इसके अलावा आपको केमिस्ट्री की एक्सरसाइजेज में कोई प्रॉब्लम हो, आपको उसके टॉपिक पे कोई किसी टॉपिक पे डिटेल आपको लेक्चर चाहिए, मैथ की एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए, इंग्लिश में कोई हेल्प चाहिए, इसके अलावा आपको फिज़िक्स में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि हमारा आज का टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड से समझेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है। बायो मीन लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी। बायो एनर्जेटिक्स ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एनर्जी को हासिल करता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है अपनी बॉडी में, किस तरह से उस एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करता है और फिर उस एनर्जी को अपनी लाइफ के प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए उस एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्राइमरीली अपने सराउंडिंग से ही, इर्द गिर्द से ही एनर्जी जो है वो हासिल करता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो जो है वो ग्लूकोज यानी कि अपनी एनर्जी बनाते हैं, जबकि एनिमल जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को कंज्यूम करते हैं और फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी जो होती है उसको अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और फिर उस एनर्जी को, जो एटीपी है वो हमारी बॉडी में एज अ रेडी होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और सेल्स फिर उस एटीपी को, एनर्जी को ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी होती है, हम बॉडी की कोई मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी में कोई चीज़ रिपेयर होनी होती है, और रिप्रोडक्शन के दौरान ये एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है और रिडक्शन रिएक्शन, इनको हम अगर इकट्ठा कंबाइन बोले तो इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में होते हैं। और इन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एनर्जी को जनरेट कर सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये तमाम प्रोसेस ये करते हैं अपने प्रोसेस के दौरान, जितने भी इनके अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और फोटोसिंथेसिस होती है। तो बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स जो है वो एक एनर्जी की स्टडी है जिसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि एटीपी क्या है। ये एनर्जी करेंसी का सेल है, मेजर सेल यूज़ करते हैं स्पेशल एनर्जी को, जिसको हम कहते हैं किसी भी रिएक्शन में जो है स्पेशल एनर्जी इस्तेमाल होती है, जो सेल करते हैं उस एनर्जी को कहते हैं, यूनिट को कहने एनर्जी करेंसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ये सेल जो है इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं और जब एनर्जी को स्टोर करते हैं तो वो एटीपी बनाते हैं। सेल्स जो है इस एनर्जी की जब उन्हें ज़रूरत होती है तो एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, और ज़रूरत पड़ने पर एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाती है। एटीपी के मॉलिक्यूल में बेसिकली ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एडेनिन होती है जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज है, 5 कार्बन शुगर है इसमें, और 3 फास्फेट ग्रुप जो हैं इसके साथ अटैच होते हैं। स्क्रीन पे आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। एडेनिन ये है जिसको हम कहते हैं कि ये इसके अंदर जो इसकी बेस होती है वो उसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है ये। उसके अलावा राइबोज है जिसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन इधर अटैच होती है, 1 2 3 4 एंड 5 इसके कोनों में कार्बन जो है कार्बन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और 3 इनमें जो है एनर्जी के बॉन्ड होते हैं जिनको हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। इन तीनों से मिलकर एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो बना होता है। तो एटीपी के मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 2 फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब ये बॉन्ड टूटता है तो इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होता है, पीआई एक पीआई जो है वो सेपरेट हो जाता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एक जब फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है
पर मोल ऑफ एटीपी। एटीपी के एक मालिक्यूल में जब फास्फेट का एक बॉन्ड टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती हैं। एटीपी होती है उसमें जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसमें से जब एक फास्फेट निकल जाता है तो वो चेंज हो जाता है एडीपी में, यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसी तरह से जब एटीपी मजीद टूटता है उसमें एक और फास्फेट जो है वो रिलीज होता है तो वो चेंज हो जाता है एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। जी तो स्टूडेंट, सेल अपनी एनर्जी लेते हैं जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है। इस तरह से वो एनर्जी जो उन्होंने फूड से ली वो स्टोर हो जाती है जब एडीपी कंबाइन करती है। एडीपी जब एनर्जी स्टोर हो जाती है, एडीपी के साथ जब कम्बिनेशन होता है फास्फेट का तो वो बनाता है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह से हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर सकते हैं कि एटीपी जो है वो बनती है ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में, और ब्रोकन डाउन होता है जब ये टूटती है तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इस तरह से एटीपी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें एटीपी जो है, जो एनर्जी है वो इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है आपको पता है कि ये प्लांट्स में होती है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी और सम बैक्टीरिया, ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और अपने जो है वो ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे मालिक्यूल्स में जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह में। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में। और ये प्रोसेस जो है वो क्लोरोफिल में हो रहा होता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है प्लांट की। अगर हम इसकी फोटोसिंथेसिस की एक जनरल इक्वेशन देखें तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें क्या है 6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, 12 जो है वो वाटर के मालिक्यूल, प्लस एनर्जी जो आ रही है सनलाइट से, फोटॉन्स ये मिलते हैं तो ग्लूकोज का मालिक्यूल बनता है प्लांट के अंदर C6H12O6। इसमें कार्बन जो है 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल रिलीज होते हैं और 6 वाटर के मालिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 फेजेस में जो है वो प्लांट के अंदर होती है। एक होते हैं डार्क रिएक्शंस, एक होते हैं लाइट रिएक्शंस। जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहे होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर जो है उनकी जो हो रहे होते हैं, जो डार्क रिएक्शन होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो लाइट रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको डिस्कस करते हैं और इसको आप जो है वो ध्यान से समझें कि लाइट रिएक्शन के दौरान में जो लाइट एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जाता है और बनाया जाता है हाई एनर्जी मालिक्यूल। और फॉलोइंग जो है इनमें इवेंट्स जो हैं इस लाइट रिएक्शन में जो है वो हो रहे होते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप ये जो है प्रोसेस होता है। जी स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी जो है स्क्रीन पे डायग्राम नज़र आ रही है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू जो है मैं आपको समझाती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप के होता क्या है। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये आपको क्लोरोफिल नज़र आ रहे हैं, तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बन जाते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इसमें से जब इसके ऊपर लाइट पड़ी है क्लोरोफिल के ऊपर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बन गए हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं क्लोरोफिल से। जब ये क्लोरोफिल से रिलीज़ हो जाते हैं तो यही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC कहते हैं, इस चेन में से पास करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब पास करते हैं हायर टू लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, एनर्जी लेवल देखें, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ATP को। इन्होंने ATP जो है वो प्रोड्यूस की। अब लाइट जो है वो क्या करवाती है, वो ब्रेक करवाती है वाटर के मालिक्यूल को भी, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। जब ये वाटर के मालिक्यूल को इसने रिलीज़ करवाना है और ऑक्सीजन, वाटर के मालिक्यूल को तोड़ना है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस का प्रोसेस। फोटो मीन लाइट और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन होती है, यानी कि इसमें जब वाटर जो है वो ब्रेक करवाता है, लाइट जो है जब इन पे पड़ती है तो वाटर मालिक्यूल ब्रेक होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम उस इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं क्लोरोफिल से और बन जाते हैं हाइड्रोजन आयंस।
ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो बन गए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरोफिल के, वो जब एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके बाद वो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, जो वाटर के हाइड्रोजन आयन है वो इस्तेमाल होते हैं और रिड्यूस करते हैं NADP को इन द फॉर्म ऑफ NADPH। तो इस तरह से ये जो है ऐसी एक जो है लाइट रिएक्शन जो है वो एक सीरीज़ में जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। दूसरी तरफ है नेक्स्ट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इस फेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है टू मेक ग्लूकोज और बनाता है ग्लूकोज। अगर हम डिटेल डार्क रिएक्शन जो है इसको देखें कि किसने डिस्कवर किया था, जिसको डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने, और इसकी फॉलोइंग जो समरी है डार्क रिएक्शन की वो उन्होंने इन 3 स्टेप्स में दी हुई है। CO2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन करता है विद 5 कार्बन कंपाउंड के साथ वो बनाता है 6 कार्बन कंपाउंड। वो 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल थे। इन्होंने क्या किया, इनके साथ आके 3CO2 के मॉलिक्यूल, इनके साथ 3 जो मॉलिक्यूल थे 5 कार्बन कंपाउंड वाले, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल आके इनके साथ अटैच हुए और इन्होंने बनाया 6 कार्बन कंपाउंड। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड में। अब जो 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में ATP यूज़ करके, और हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं NADPH से, और ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। तो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अलावा ये इस्तेमाल होते हैं कि ये जो है रीजनरेट कर सके ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड को। तो इस तरह से ये स्टेप जो है वो दोबारा से यूटिलाइज होता रहता है। तो ये इधर स्क्रीन पे जो आपको साइकिल नज़र आ रहा है, उन्होंने बताया कि 3 मॉलिक्यूल जो हैं 5 कार्बन कंपाउंड के, इनके साथ आके जब CO2 के 3 मॉलिक्यूल आके मिलते हैं तो ये बना देता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। इसके अलावा जब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होकर ये बनाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड। तो जो 3 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये क्या करते हैं, इनके साथ जो है वो ये यूज़ करते हैं ATP को और NADPH से यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को, और क्या बनाते हैं 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनाते हैं ताकि ये ग्लूकोज बना सकें। तो इस वजह से ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है ये इस्तेमाल भी होता रहता है ताकि ये इसको रीजनरेट भी किया जाता है कि ये ओरिजिनल जो है वो बना सके 5 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल को। तो इस तरह से इस स्टेप में जो है वो ATP को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल का क्या रोल है। थैलाकॉइड की जो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन पिगमेंट्स को कहते हैं क्लोरोफिल ए जो कि मेन पिगमेंट होता है, और कुछ जो दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल बी है और कैरेटिनाइड्स है, इसको असेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली पिगमेंट्स का काम सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उनको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सिर्फ 1% लाइट जो है लीफ के ऊपर जो फॉल हो रही होती है उसकी सरफेस से एब्जॉर्ब की जाती है, बाकी जो बचती है उसको रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ब्लू और रेड लाइट जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैरी किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। तो डिफरेंट पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ जो लाइट की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली क्लोरोफिल ए का काम है कि वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड वेवलेंथ को लाइट की। तो वेवलेंथ जो है वो जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती हैं क्लोरोफिल ए से, वो दूसरे जो असेसरी पिगमेंट्स हैं ना वो लाइट की वेवलेंथ को वो दूसरे असेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से जब वो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को तो रिएक्शंस होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है लाइट रिएक्शन में, वो पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और उनकी एनर्जी वहाँ पे इस्तेमाल होती है, उनको इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्मेशन होती है ATP की, और इसके अलावा रिड्यूस होता है NADP से, जो है NADP रिड्यूस होकर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है NADPH में। तो ये बेसिकली क्लोरोफिल का रोल है कि वो बताना ये चाह रही है कि क्लोरोफिल के पास कुछ असेसरी पिगमेंट्स होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली उसके पास जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो पिगमेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। तो पिगमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, और डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट जो है वो कलर्स की लाइट को। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल ए जो है वो तो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट को, और जो दूसरे असेसरी पिगमेंट्स हैं वो दूसरे कलर्स की जो है वो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डिटेल लेक्चर और एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सकें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को, जिसमें हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन से मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अपने लेक्चर के लास्ट में भी मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कोई एक्सरसाइज के हवाले से हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।